मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजदीन घड़ी साज से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्दी से अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और उनको सब कुछ बता दूं। फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से उन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर उनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए, खा उसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहां भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे न देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी आमिल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। वो बोली, जी शाह जी, मैं उन्हें फोन देती हूँ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद एक भारी आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। इस गुनाहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, चौधरी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप शाम का वक्त दे दें तो बड़ी नवाजिश होगी। वो बोले, जब चाहें तशरीफ ले आए शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँ। मैंने कहा, तो फिर शाम 7 बजे पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा लॉक करके लॉबी में बैठ गया। लाउंज में बैठकर ठंडा मशरूब पिया। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के तहखाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। होटल के मुलाजिम उसमें मैली चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिये के बायस मुलाजिमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफा किया। मैंने इधर उधर की बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर वाले पुल पर उतार देना। वो बोला, बहुत बेहतर शाह जी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, जरा गरमाइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे जुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं न बाहर देख सकता था और न ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकाल कर कहा, शाह जी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जानिब पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से नहर की ढलान उतरकर दरख्तों में से होता आगे बढ़ गया। काफी आगे जाकर मैं मियां मीर कॉलोनी में निकल आया। एक चौराहे से रिक्शा लिया और उसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत खत्म किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं उनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपना असर डालकर उसे कायल किया है कि वो हर हफ्ते हुकूमत के किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाह जी मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज देकर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि थाने फोन करके पुलिस को तलब कर ले। मैं सर पकड़कर बैठ गया, गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहाँ मैं अजियतें सहते और एड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत ये थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊं। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और उसे फैसलाबाद वाली कुलसूम का भी हवाला दिया कि वो उसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूँ। लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी तरफ ही था। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनके और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल छोटी मेज थी, जिस पर शीशे की एस्ट्रे मौजूद थी। उनकी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी साहब की तवज्जो किसी तरीके से 1 सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे फौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रेगल रॉक लगा है, ये कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी।
की। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरी बाएं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामद को पिस्तौल की जद पर देखा तो उसके हल्क से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज की दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में थी। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। होटल वापस जाने के बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदीश उर्फ मास्टर फिरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। उनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आजाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे पास है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 का वक्त था। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद उनकी कोठी पर आ गया था। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमूदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आजाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूंगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदीश चंद की निशानदही की है उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लूं। तुम मुझे जगदीश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जगदीश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना यानी सिंधिया ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदीश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी अजियतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया या खुदकुशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गुरोह का एतमाद हासिल है। चुनाचे मेरे लिए उनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुककर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम न होने पाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो बोले, तुम फिक्र न करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम बताओ तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। शबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो उनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अफसरों को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इत्तला न पहुंचा सकें। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिये और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। मैंने कहा, ये जिम्मेदार अफसर नहीं है। जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं करते। अब मैं जाता हूँ। मैं आपसे राब्ता रखूंगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा। आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फोन नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा खास नंबर है। तुम मुझे जहाँ से भी इस नंबर पर फोन करोगे तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो चुका था। एक खतरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की बीख कनी के लिए आजाद हो गया था। दूसरे रोज नाश्ता करने के बाद मैं कस्तन शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है, ये मेरा वहम है। शबाना भी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी उधेड़ उम्र मुलाजिमा ने मुझे अपनी मालिकन का पीर समझकर बड़े एहतराम
से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने मुलाजिमा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि जब से वो दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा, अपनी माँ को भुला दिया है। कोई ऐसा अमल पढ़ें कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही ठिठक सी गई। फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाजा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम रात चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हो गया हूं। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए हैं। उसने मुस्कुराकर पूछा, फिर कोई खास बात मालूम हुई? मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हिमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज मुलाजिमीन पर शुबा है और उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं की गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहां से चले आने में ही मसलहत समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट का हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। कालिदास ने रात 12 बजे फोन किया था, फौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालिदास उस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। ओके सिस्टर, नमस्कार। शबाना ने जवाब में बड़ी मानी खेज लेकिन मीठी आवाज में कहा, नमस्कार। दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी। सिगरेट उसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि उसकी ये दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज तह किया हुआ रखा था। उस कागज पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात को ही होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफकेस तैयार कर लिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकालकर अपने चुगे की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं उसके तमाम गली कूचों और बाजारों से वाकिफ था। मैं सीधा मतलूबा बाजार में पहुंचकर मास्टर फिरोजदीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मुनहनी सा आदमी आंख पर मुहद्दब अदसा चढ़ाए एक घड़ी की मुरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे हुए थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सवाल के जवाब में उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें करिंजी थीं और उनमें बला की तेज चमक थी। यह हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सनती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर न थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, ये जरा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फिरोजदीन ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है मौलवी साहब, इसे बांधे रखा करें, खोल कर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के कते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थी। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर नस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रिस्ट वॉच निकाल कर उसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने निहायत खुश इखलाकी से कहा, बेगम साहिबा, इसमें कोई खास खराबी नहीं थी, आपकी अपनी दुकान है, मैं कोई उजरत नहीं लूंगा। खातून बोली, नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ी साज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देख कर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिख देना चाहता हूँ। वो बोला, इसकी क्या जरूरत है मौलवी जी। मैंने कहा, शायद आपको कभी मेरी जरूरत पड़ जाए। उसने इंतहाई बेदिली से कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम ऑयल नारुमनी। कागज का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी साज की आंखों से लगा हुआ खौल जैसे अपने आप
नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साकित हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाजा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला सा बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपाई पर चाय की केतली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उस कोठरी में एक तंगो तारीक गुसल खाना भी था। घड़ी साज गुसल खाने में चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में कागज का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही थी। वो बोला, तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट हैं। ये लोग पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे, मगर कुछ अरसे से ये हम नवा बन गए हैं। उनसे मिलो और उन्हें V2 गोलियां खिलाओ। उसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजजूब फकीर मिलेगा। उसे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन जहाँ से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहाँ से आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहाँ से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दिया। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजजूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा लिया, गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम ये किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंधी टोपी खरीद कर सर पर पहन ली। गर्म चादर कमरे में ही रहने दी। अपना जासूसी का सामान सदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था। फजा में हल्की हल्की गर्मी थी, मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती है। उस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खिरामा खिरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला हूँगा कि दाहिनी जानिब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला खत्म होता था, वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। समझ गया कि मतलूबा आदमी उसी झोंपड़ी में मुकीम है और उसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पांव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रख कर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम से अंदर से आवाज आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, जरा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फेर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरजलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था। आंखें सुर्ख हो रही थीं और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहाँ बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गए। मजजूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कमबख्त को मालूम था कि मास्टर फिरोजदीन ने मुझे गोल दायरा बनाकर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तह किया हुआ टुकड़ा निकालकर उसके हाथ में दे दिया। उसने खोलकर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मजजूब ने गालियां देते हुए वहाँ बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का खुफिया नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। बोला, तुम्हारे आने की इत्तला मुझे पहले से ही मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतजार में था। जो 2 लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमेरात को यहाँ हाजिरी देने आते हैं। परसों जुमेरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलवाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम जाओ। मैं वापस होटल आ गया। 2 दिन तक
कराची शहर की सैर करता रहा। होटल में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्ला गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों का काम करता हूँ। जुमेरात की शाम को मैं साहली झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां मैंने अपना टारगेट देखा। सिंध और बलोचिस्तान के दोनों लीडर सफेद लिबास में मजजूब के सामने चटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मजजूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हुजूर, आज मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब के आप तशरीफ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से खड़े हुए थे। मजजूब ने उनसे ये कहकर मेरा तारुफ करवाया कि मैं उनका मुर्शद सैयद शाह हूँ और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूँ। लीडरों पर मेरा मजीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हुजूर सैयद साहब, हुजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मजीद वजनदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए उतरे थे। वहाँ हमें इस्फहान का एक जिन मिल गया। वो भी वहाँ ज़ियारत के लिए आया हुआ था। वो हमें अपने साथ इस्फहान ले गया। आज का सारा दिन हमने इस्फहान में गुजारा। अभी अभी हमारा दोस्त जिन हमें यहाँ छोड़कर गया है। मजजूब सुभान अल्लाह का विर्द करता सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से देख रहे थे। उन्होंने बारी बारी मेरे घुटनों को छुआ। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ से जाने लगा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुंचा। कराची के हसीन तरीन इलाके के बंगलों में उनका कयाम था। हर बंगले में मेरी जबरदस्त आओ भगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए, जिनके हल के लिए मैंने कई तावीज लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इख्तिदार के बारे में भी बात की। मैं फौरन मुराकबे में चला गया। मुराकबा खत्म करने के बाद मैंने उन्हें हिदायत की कि उनका उरूज इसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालिफ बात करें, अलबत्ता बाज पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो उरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो मुतमन्नी हैं। चुनांचे अभी मैं कराची में ही था कि इन दोनों लीडरों के बयान अखबारात में आ गए, जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया कि मैं मजीद 2 लीडरों को V2 गोलियां खिलाने में कामयाब हो गया हूँ। हालांकि उनके हिस्से की गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि इन लीडरों के बयानात उसके पास पहुंच चुके हैं। इसी तरह मैंने अपने हिस्से के चौथे लीडर को भी राम कर लिया। यूं मुझे भारतीय इंटेलिजेंस का एतमाद हासिल हो गया। अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ भारतीय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद था। सबसे पहले मैंने क्लिफ्टन की झोंपड़ी में मुकीम जासूस को कुरेदने की कोशिश की, मगर उसे सिवाय जगदीश चंद के किसी और जासूस का इल्म नहीं था। मैं फैसलाबाद वापस आ गया। जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन मेरी कार्रवाई से मुतमईन था।